हेलो स्टूडेंट्स, एमकॉम में आज हम अपना जो टॉपिक टैक्स प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कैपिटल स्ट्रक्चर जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा जो पॉइंट है वो है समता पूंजी पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखिए, जब किसी संगठन के वित्तीय नियंत्रक को यह स्पष्ट हो जाए कि संगठन के द्वारा दिए गए ब्याज के पश्चात अंशधारियों के लिए उपलब्ध लाभ ब्याज की तुलना में काफ़ी अधिक मात्रा में उपलब्ध रहेंगे, तो ऐसी स्थिति को समता पूंजी पर व्यापार कहते हैं। ऐसा कब होता है? जब ऋण पूंजी पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि संस्था द्वारा कुल पूंजी पर प्रत्याय की दर ब्याज दर की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। इससे पूंजी का जो एक बड़ा भाग है एक कम ब्याज देकर शेष लाभ जब छोटी सी अंश पूंजी में वितरित किया जाता है तो लाभांश की दर काफ़ी अधिक हो सकती है। इस प्रकार से समता अंश पूंजी पर व्यापार करना तभी उचित है, तभी संस्था के लिए लाभदायक है जबकि संस्था को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो अथवा ब्याज दर की तुलना में कुल पूंजी पर प्रत्याय दर काफ़ी अधिक हो। यदि ब्याज दर पूंजी पर प्रत्याय दर की तुलना में थोड़ी सी ही कम है या अधिक है तो संस्था को हानि होगी और हो सकता है संस्था लाभांश बांट ही नहीं पाए। तो जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि कम ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता रहे, ब्याज दर की तुलना में कुल पूंजी प्रत्याय दर काफ़ी अधिक रहे। सदैव उक्त बिंदुओं को मद्देनजर रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए यदि संस्था समता पर व्यापार करना चाहती है। साथ ही साथ आय के संबंध में संस्था को निश्चितता एवं स्थिरता होनी चाहिए। यदि ये चार बिंदु वित्तीय नियंत्रक को स्पष्ट हैं तभी संस्था को समता पूंजी पर व्यापार करना चाहिए। देखिए, गैस्टनबर्ग के अनुसार समता अंश पूंजी पर व्यापार की एक मेन जो परिस्थिति या कंडीशन जो है वो क्या है कि आय के संबंध में निश्चितता एवं स्थिरता हो। क्या होता है, आय के संबंध में निश्चितता नहीं है तो ऋण पूंजी पर ब्याज तो हानि की दशा में भी संस्था को चुकाना होता है। इसलिए वित्तीय नियंत्रक को यहाँ बहुत अच्छे से इस बात के लिए संतुष्ट होना चाहिए कि संस्था को नियमित आय होगी। इस तरीके से समता अंश पूंजी पर व्यापार के कुछ उद्देश्य हो सकते हैं। पहला उद्देश्य अब उसमें लेते हैं पूंजी संरचना में ऋण पूंजी को बढ़ाने के संबंध में। देखिए, पूंजी संरचना ढांचे में ऋण पूंजी का भाग अधिक करके लाभांश की दर को बढ़ाना, क्योंकि कुल प्रत्याय की दर की तुलना में ब्याज दर काफ़ी कम है। इसी तरीके से अधिक वित्तीय साधनों को ऋण पूंजी से प्राप्त करके उन्हें व्यवसाय के विस्तार में लगाना, जिससे कि लिए गए ऋण पर कम ब्याज देना पड़ेगा और विनियोजित पूंजी पर अधिक रिटर्न जो है वो शेयर होल्डर को प्राप्त होगा। इसी तरह कंपनी के व्यवसाय पर एक अच्छा कंट्रोल रखना, गहरा कंट्रोल रखना, क्योंकि केवल थोड़ी सी अंश पूंजी निर्गमित की गई है जो कि कुछ ही लोगों के हाथों में रहती है। शेयर होल्डर जो हैं वो लिमिटेड रहते हैं, उनका व्यवसाय पर बराबर नियंत्रण बना रहता है, क्योंकि विस्तार योजनाओं के लिए पुनः अंश पूंजी निर्गमित नहीं की जाती एवं ऋण पत्रधारियों का व्यवसाय पर कोई नियंत्रण भी नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा कंट्रोल संस्था पर रहना अनिवार्य है, नहीं तो क्या होता है संस्था कुछ ही शेयर होल्डर्स के हाथों में सिमट के रह जाती है। तो इन सब बिंदुओं को देखने के बाद हम ये तय कर सकते हैं कि किसी भी वित्तीय नियंत्रक के लिए तय करना आसान हो जाता है कि उसे समता अंश पूंजी पर व्यापार करना चाहिए अथवा नहीं। इसके लिए वो क्या कर सकता है, वो कुछ रेशियोज़ कैलकुलेट करके भी खुद को आश्वस्त कर सकता है और निर्णय लेने में वो रेशियोज़ उसके लिए सहायक हो सकते हैं। पहला आता है सामान्य प्रत्याय की दर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको कि हम शॉर्टली NRR के नाम से भी जानते हैं। तो सामान्य प्रत्याय दर की गणना कर एवं ब्याज से पूर्व के लाभों का कुल पूंजी विनियोजन में अनुपात ज्ञात करके की जा सकती है। यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को यदि आप टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से विभाजित कर देते हैं तो आपके पास वो रेशियो आ जाता है जिसको कि हम NRR के माध्यम से ज्ञात करते हैं।
इस अनुपात की गणना करते समय जो हम टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो ले रहे हैं उसमें अंश पूंजी और ऋण पूंजी दोनों को हम शामिल करते हैं। जो डेब्ट कैपिटल है और जो शेयर कैपिटल है दोनों को हम इसमें शामिल करते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से दूसरा आता है अंश पूंजी पर प्रत्यय, रिटर्न ऑन ऑनर्स कैपिटल। यदि अंशधारियों के लिए उपलब्ध लाभ का अंशधारियों की कुल पूंजी से अनुपात ज्ञात किया जाए तो इसे अंश पूंजी पर प्रत्यय कहते हैं, रिटर्न ऑन ऑनर्स कैपिटल कहते हैं। तो अंशधारियों के लिए उपलब्ध लाभों से आशय उन लाभों से मानते हैं जो लाभ में से ब्याज, कॉर्पोरेट टैक्स या आयकर एवं पूर्वाधिकार अंशधारियों को दिए गए लाभांश को घटाने के बाद शेष रहता है। इसकी गणना हम कैसे करते हैं? अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। इसका हम एक ऑल्टरनेट फार्मूला भी ले सकते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्योंकि जब हम अपने ऋण पत्रधारियों को ब्याज का भुगतान कर देते हैं, फिर बचे हुए लाभों में से टैक्स दे देते हैं, उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यदि प्रेफरेंस डिविडेंड का भुगतान कर देते हैं तो बचे हुए लाभ अंशधारियों के, सामान्य अंशधारियों के, समता अंशधारियों के लिए ही उपलब्ध माने जाते हैं। तो हम इसका ऑल्टरनेट फार्मूला क्या ले सकते हैं? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दर ज्ञात की जा सकती है और इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि यदि ये जो दोनों रेट्स हैं NRR और रिटर्न ऑन इक्विटी ऑनर्स कैपिटल, इन दो दरों में अंशधारियों की जो पूंजी पर प्रत्यय की दर NRR की दर से अधिक है, अर्थात समता पूंजी पर व्यापार से अंशधारियों को लाभ हो रहा हो तो ही समता अंश पूंजी पर व्यापार करना उचित है। इस तरह की स्थिति को हम पॉजिटिव ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के नाम से जानते हैं, धनात्मक समता पूंजी पर व्यापार कहते हैं। इसके उल्टा स्थिति की, इसकी विपरीत स्थिति क्या होती है कि यदि समता पूंजी पर प्रत्यय की दर सामान्य प्रत्यय की दर से कम है तो समता अंश पूंजी पर व्यापार करना उचित नहीं है। यानी कि NRR से रिटर्न ऑन ऑनर्स कैपिटल का जो रेट है वो ऑलवेज ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इससे लाभांश की दर गिर जाती है। इस तरह की स्थिति को ऋणात्मक समता अंश पूंजी पर व्यापार कहते हैं। यदि दोनों दरें समान हो, मान लो दोनों ही बराबर आ गई हैं, जब तो समान है, जबकि ऐसा नहीं होता है नॉर्मली संस्था में, फिर भी यदि ऐसी कोई स्थिति है तो उसे शून्य समता अंश पूंजी पर व्यापार कहते हैं। ऐसी स्थिति में ना तो समता अंश पूंजी पर व्यापार करने से अंशधारियों की लाभांश दर में वृद्धि होगी ना ही कमी होगी, परंतु एक जोखिम व्यापार में जरूर आ जाएगी, क्योंकि ऋण पूंजी होने से ब्याज के भुगतान की जो बाध्यता है वो संस्था के सामने खड़ी हो जाती है। तो उचित क्या रहता है कि समता अंश पूंजी की दशा में उसी परिस्थिति में संस्था के लिए श्रेष्ठ रहती है या उचित रहती है, जबकि NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की तुलना में ऑनर्स रेट ऑफ रिटर्न जो है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो अवेलेबल प्रॉफिट्स है, उनका रेट ज़्यादा हो। यदि वो बराबर है तो भी नहीं, हमारी राय है, हम ये मानते हैं, एक वित्तीय विश्लेषक के रूप में हम ये राय दे सकते हैं कि जब तक ये रेट उससे ज़्यादा नहीं होगी तब तक समता पर व्यापार करना उचित नहीं होता। तो निष्कर्ष निकाल करके हम क्या कह सकते हैं कि यदि संस्था का वित्तीय नियंत्रक या वित्तीय प्रबंधक या वित्तीय विश्लेषक यह निश्चय लेना चाहते हैं या यह निर्णय लेना चाहते हैं कि समता पर व्यापार होना चाहिए या नहीं, तो वहाँ सर्वप्रथम ये देखना होगा कि संस्था को होने वाली आय में निरंतरता और स्थिरता विद्यमान है या नहीं। जो ऋण पूंजी ली जा रही है वो कम ब्याज दर पे उपलब्ध हो रही है अथवा नहीं हो रही है। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान में लेने के बाद ही संस्था के लिए समता पर व्यापार करना उचित रहता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। यदि आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।